नमस्कार दोस्तों। तो विजय शक्ति में आपका स्वागत है। देखिए, मुझे जहां तक लग रहा है कि माइक में कुछ आवाज शायद डिस्टर्ब कर रही है क्या। अभी नया माइक लेके आए, लेकिन इसमें भी कुछ समस्या मुझे समझ में आ रही है। चलिए, थोड़ा सा अगर कुछ दिक्कत होगी आवाज में तो आप लोग उसको कोऑपरेट कर लीजिएगा। वैसे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो बनाते हैं, उसके बाद उसको जब अपलोड किया जाएगा तब एक्चुअल स्थिति पता चल पाएगी कि आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। अच्छा, ये बताइए, मैकेनिक्स मुझे लगता है कि खत्म हो गया था शायद। उसके सारे कॉन्सेप्ट 6 लेक्चर में हम लोगों ने खत्म कर लिए थे। मैंने देखिए पहले भी बताया कि मैकेनिक्स बहुत ज्यादा है। अगर मैं मैकेनिक्स ही पढ़ाने बैठ जाऊं तो कम से कम 3 महीना लगेगा। लेकिन यहाँ पर मैकेनिक्स मुझे उतना ही पढ़ानी है जितना अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए आज हम मैकेनिक्स पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। अच्छा, यहाँ से मैंने आपसे कहा था कि तीसरा चैप्टर जब मैकेनिक्स आएगा तो वहां से आप विशेष रूप से फोकस्ड हो जाइएगा। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट आप ध्यान पूर्वक समझिएगा, जितने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको लगवा रहा हूं इसको भी ध्यान पूर्वक समझिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन आईएएस के दिए गए हैं। उन क्वेश्चनों में विशेष रूप से आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जो आईएएस में पूछे गए क्वेश्चन हैं मैकेनिक्स पर बेस्ड वो कठिन है। पीसीएस में तो फिर भी आसान, लेकिन एक समस्या ये भी है कि अगर हम क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे तो देखा गया है कि चाहे बीपीएससी हो या अन्य स्टेट पीसीएस हो, उसमें वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैक्सिमम रिवाइज करके दे देता है। तो इसलिए हमको सारे क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे बताऊं कि अक्सर लोग कहते हैं कि ठीक है बीपीएससी है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करके देता है। तो लोग क्या करते हैं कि कुछ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर रट लेते हैं। देखिए, अन्य सब्जेक्ट का आप रट सकते हैं, लेकिन जनरल साइंस से रटी नहीं जा सकती। हल्का फुल्का भी घुमा देगा तो आपसे होगा नहीं। फिर समझ रहे हैं ना। इसलिए जनरल साइंस से रटिएगा नहीं, पूरी जनरल साइंस पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा। इसको आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। बात आई कि नहीं आई समझ में आपको? हाँ, रट के देखिए, नहीं रट पाएंगे, नहीं रट पाएंगे, आप भूल जाएंगे वहां पे। अब बस थोड़ा सा समझ लीजिए, आराम से आपको समझ में आएगा। थकान बहुत ज्यादा लगी हुई है, लेकिन फिर भी वीडियो बनाना है तो बनाना। चलिए, तो शुरुआत करते हैं और प्रयास करेंगे कि एक ही लेक्चर में पूरे क्वेश्चन को समाप्त कर दिया जाए। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। कुल मिलाकर वो पूछ रहा है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है। तो मैंने आपसे बताया था कि वॉशिंग मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करती है। मैंने ऐसे आपको एक चित्र बनाया था और कहा था कि यहाँ पर कपड़े उपड़े ऐसे ऐसे रखे होते हैं, इस साइड अपकेंद्री बल लगता है, इस साइड अपकेंद्री बल लगता है। एक घूम घूम करके कपड़े ऐसे ऐसे फेंकता जाता है। और ये जो दीवार होती है वॉशिंग मशीन की, ये क्या होती है? खुरदुरी होती है, इधर वाली भी इधर वाली। तो जब ये कपड़े घुमा घुमा के, जब अब कोई चीज जब घूमेगा तो उस पर अपकेंद्री बल लगेगा। ये घूम रहा है, इधर मशीन एक लगी होती है, घूम रही होती है, तो कपड़े को भी लगातार घुमा रही होती है। अब कपड़ा लगातार ऐसे ऐसे घुमा 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 के, चूंकि अपकेंद्री बल इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ये अपकेंद्री बल करेगा क्या? इन कपड़ों को इधर फेंकेगा, इस दीवार की ओर। और वो दीवार खुरदुरी है, उस खुरदुरी दीवार से जब ये लड़ेंगे तो मैल अलग हो जाएगी उस कपड़े से और कपड़ा सफा हो जाएगा। भाई, हम जब कपड़ा धुलते हैं तो उसमें भी यही करते हैं कि कोई खुरदुरा चीज लेते हैं और कपड़े पर रगड़ते हैं। यहाँ पर खुरदुरी चीज रगड़ते हैं,
मेन रूप से ये अपकेंद्री बल करता क्या है कि इस कपड़े को ऐसे ऐसे घुमा के इस दीवार पर मारता है बार बार जा करके, ठीक है ना। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या है? प्रक्षालन मशीन, वही वॉशिंग मशीन को हम प्रक्षालन मशीन भी कहते हैं। तो अपकेंद्रीकरण, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी सदिश राशि है? अगला क्वेश्चन। तो देखिए अदिश सदिश पर बेस्ड क्वेश्चन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से पढ़ ले रहे हैं। विस्थापन, बल, वेग, आयतन। अच्छा, ये कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? विस्थापन, बल, वेग और आयतन। तो ट्रिक बताया था ना, वा, बा और अड़ा। तो विस्थापन सदिश है, बल भी सदिश है, वेग भी सदिश है, आयतन सदिश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए फिर कह रहा है कौन सी सदिश राशि है? उसमें पूछा गया था पहले वाले क्वेश्चन में कि कौन सी सदिश राशि नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन सी सदिश राशि है। तो संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। तो संवेग जो है सदिश राशि है। देखिए बात तो दाब में भी लगा हुआ है, लेकिन मैंने एक अपवाद बताया था आपको। तो अपवाद में मैंने बताया था कि दाब जो है, हालांकि इसमें बा लगा हुआ है, ट्रिक के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है। दाब क्या है? सदिश नहीं है, दाब अदिश है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन सी सदिश राशि है? 4 ऑप्शन दिया गया है। समय, चाल, विस्थापन, दूरी। समय, चाल, दूरी और विस्थापन। तो समय, चाल और दूरी तो अदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, ठीक है। क्या विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? क्या कह रहा है कि बल किसका गुणनफल है? तो बल बराबर मैंने आपको क्या बताया था? F बराबर बताया था m गुणे a। m क्या है? द्रव्यमान, a क्या है? त्वरण। तो बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। चलिए ऑप्शन नंबर बी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछना। क्या कह रहा है? ऊर्जा संरक्षण का आशय है। मैंने आपको एक ऊर्जा संरक्षण का नियम बताया था ना कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बस। तो चलिए 12वां क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश। ऑप्शन नंबर डी एमपीपीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। चलिए कह रहा है अगला क्वेश्चन कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? कह रहा है कि संवेग और वेग के अनुपात, यानी यह है संवेग बटा वेग। अगर ऐसा कर दे तो क्या मिलेगा, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है कि संवेग और वेग के अनुपात में, जब कहे कि संवेग और वेग का अनुपात, जब अनुपात की बात करें तो इस प्रकार से लिख दीजिए, पहले जो बोले उसे ऊपर, बाद में जो बोले उसे नीचे। तो क्या कह रहा है? संवेग और वेग का अनुपात। तो संवेग ऊपर, वेग नीचे। अब कह रहा है इतने बराबर क्या मिलेगा? एक मैंने आपको फार्मूला बताया था कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ये मैंने आपको बताया था ना कि इसको m से, इसको v से, यानी p बराबर m गुणे v। तो संवेग बराबर मैंने आपको क्या बताया था? द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान को इधर लाइए, उधर वेग को इधर लाइए। समवेग बटा वेग बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान।
संवेग और वेग का अनुपात क्या होगा? द्रव्यमान। देख लीजिए कहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लग गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। न्यूटन के गति के पहले नियम को और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं न्यूटन के गति के पहले नियम को? कुछ बताया था ना मैंने आपसे, जड़त्व का नियम। वही ट्रेन वाला उदाहरण, फल और पत्ती वाला उदाहरण, याद आ रहा है कि नहीं कुछ? तो न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम से। जड़त्व कहे, जड़ता कहे, एक ही बात है। ठीक है कि नहीं? ठीक, बात आई कि नहीं समझ? तो न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम से। तो ऑप्शन नंबर बी, जड़ता का नियम इसमें लिखा। जड़त्व कहे, जड़ता कहे, एक ही चीज है। ठीक, चलिए कह रहा है हवाओं की ऊर्जा होती है। हवा में जो ऊर्जा होती है किस प्रकार की होती है? केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत या स्थितिज और गतिज दोनों? आप बताइए। हवा लगातार चल रही होती है ना, और मैंने क्या कहा, जब कोई चीज गतिशील हो तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो हवा में इतना तो क्लियर है कि गतिज ऊर्जा है। लेकिन जब मैं आपको मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा रहा था तो उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि जो चीज ऊंचाई पर होगी उसमें जो है स्थितिज भी हो सकती है। मतलब उसमें स्थितिज होगी, हो सकती है क्या? H है, mgh का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। जरा ये बताइए, हवा कहाँ चले? हवा में इतना तो क्लियर है कि हवा लगातार जो है गतिशील होती है, अतः हवा में गतिज ऊर्जा तो है। क्या है भैया? गतिज ऊर्जा। ये बताइए हवा में स्थितिज ऊर्जा होगी कि नहीं होगी? देखिए हवा जो है, आप देखेंगे कि ऊपर से नीचे तक लगातार चलती है। ये जमीन है। आपके पैर में हवा लगती है कि नहीं लगती? पैर की उंगली में लगती है कि नहीं लगती? लग रही होती है ना। ऐसे ऐसे होती है। तो जब आपके यहाँ पैर यहाँ पर लग रही है, पैर में भी लग रही है, और पैर आपका जमीन पर है, यानी कह सकते हैं कि जमीन पर भी हवा चल रही है। और मैंने क्या कहा, कोई चीज अगर जमीन से टच है तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अगर mgh में रखेंगे तो mg गुणे 0 बराबर कितना हो जाएगी? 0। यानी ये पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? 0। तो कुल मिलाकर के हवा में स्थितिज ऊर्जा 0 है, यानी नहीं है, और गतिज ऊर्जा है क्योंकि मूवमेंट है। अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv²। v क्या है? जिस स्पीड से जा रही है, और m हवा का द्रव्यमान। ठीक है ना? तो चलिए, तो केवल स्थितिज, भैया स्थितिज तो है ही नहीं है इसमें, तो स्थितिज वाला ऑप्शन। केवल गतिज, जी केवल गतिज होगी। वैद्युत से कोई इसका मतलब नहीं है। डी ऑप्शन दिया, स्थितिज और गतिज दोनों। स्थितिज नहीं है भैया, क्योंकि जमीन पर भी चलती है। ठीक है ना? और कोई चीज अगर जमीन से टच है तो हम कह देंगे कि उसमें H 0, अतः स्थितिज ऊर्जा 0। ठीक है ना? चलिए, तो हवा में ऊर्जा होती क्या? केवल गतिज ऊर्जा। चलिए, कह रहा है विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? क्या कह रहा है? कि विंड पावर, इसको समझ गए कि नहीं? विंड पावर वही पवन ऊर्जा की बात कर रहा है। अक्सर आप सुने होंगे कि वैज्ञानिक कहते हैं कि पवन ऊर्जा का अधिक से अधिक अगर इस्तेमाल किया जाए तो हमारी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति हो सकती है। तो ये पवन ऊर्जा क्या होती है भैया? जो पवन चल रही है, ये जो हवा चल रही है,
इस हवा में जो ऊर्जा है इसी को पवन ऊर्जा कहते हैं। और इस हवा में कौन सी ऊर्जा है? इस हवा में यही गतिज ऊर्जा है। मैंने आपको क्या बताया, पवन ऊर्जा किसे कहेंगे? पवन में जो ऊर्जा है। और पवन का मतलब क्या होता है? हवा। यानी हवा में जो ऊर्जा है उसी को कहेंगे पवन ऊर्जा कहें, विंड। समझे कि नहीं समझे? वायु शक्ति कहें, विंड पावर कहें, कुल मिलाकर के पवन ऊर्जा। सुनिए पहले, पवन ऊर्जा क्या होती है? ये जो पवन के अंदर ऊर्जा होती है, समझे कि नहीं समझे? और पवन के अंदर कौन ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। समझे कि नहीं समझे? तो इस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कहते हैं ना कि हमको अगर बिजली बनानी है तो हवा से अगर हम बिजली बनाएंगे उसमें क्या करेंगे? हवा के अंदर जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देंगे। और हवा के अंदर कौन ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विंड शक्ति, विंड पावर या वायु शक्ति का मतलब होता है कि विंड से या वायु से जो पावर प्राप्त की जाए। पावर का मतलब वही बिजली कह सकते हैं। कहते नहीं कि पावर कट गया। पानी से भी बिजली बनाई जा सकती है, हवा से भी बनाई जा सकती है, सूर्य के प्रकाश से भी बनाई जा, सौर ऊर्जा से बनाई जा सकती है। तो कोयले को जला करके भी बनाई जा सकती है। तो बिजली बनाने के डिफरेंट माध्यम है। तो हवा का यूज करके जो बिजली बनाई जाएगी उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। तो हवा में कौन ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके बनाने की बात कर रहा है। तो वही कह रहा है कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। मैंने क्या कहा था कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया, याद रखिएगा, जब कहीं विंड पावर की बात कहे या हवा से बिजली बनाने की बात कहे तो आप कहिएगा कि इसमें गतिज ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। समझे? चलिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? कह रहा है कि एक व्यक्ति एक सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, घटेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या वह बढ़ेगी या घटेगी, या वह मर्यादा पर निर्भर करेगा। 4 ऑप्शन दिया। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए पहले कुछ। सेंसिटिव तराजू, सेंसिटिव तराजू का क्या मतलब है? ये कौन सी तराजू है? शब्दों का फेर है। कहते हैं बड़ा सेंसिटिव है, मतलब थोड़ा सा भी कुछ फर्क पड़ा तो हो गए, बहुत सेंसिटिव इंसान है। तो कुल मिलाकर के सेंसिटिव तराजू का मतलब होता है कि हल्का सा भी अगर उसमें वजन में फर्क आ जाएगा तो तुरंत रीडिंग दिखा देगा कि कितना बढ़ गया। और हमारे आपके घर में मान लिया कि जैसे सोनार का तराजू ले लीजिए और अपने घर में जो अनाज तौलने वाला तराजू होता है, दोनों में क्या अंतर है? सोनार का तराजू ज्यादा सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी रख दोगे, एक चावल का दाना भी तो दिखा देगा, हाँ भाई कितना रत्ती बढ़ गया। लेकिन हमारे घर और वाले जो अनाज तौलने वाले तराजू होते हैं, जो चक्की पर तराजू लगे होते हैं, उसमें चावल का दाना रखोगे तो दिखाएगा? नहीं दिखाएगा भैया। समझ रहे कि नहीं समझ? तो सेंसिटिव तराजू का मतलब होता है कौन? थोड़ी से थोड़ी रीडिंग को भी जो रीड कर ले उसको हम सेंसिटिव तराजू कहेंगे। समझिए क्या रहा है? सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव? तराजू की रीडिंग का क्या मतलब है? रीडिंग का वही मतलब है कि वजन बढ़ा कि घटा। दिखा दिया ना, रीडिंग आ गई भाई 5 किलो।
हाँ, रीडिंग बढ़ी मतलब 5 से बढ़ के हो गया 6 किलो, रीडिंग घटी मतलब 5 से घट करके हो गया 4 किलो। हाँ, वही रीडिंग जो पढ़ा हमने उस पर। तो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं तराजू पर, तो मान लिया हमारा वजन आ रहा है 75 किलो, और अगर थोड़ा खाना खा करके तराजू पर चढ़ेंगे तो रीडिंग ज्यादा बताएगा कि कम बताएगा, ये बताइए आप मुझे। ऐसे खड़े हैं तो 75 किलो बता रहा है, थोड़ा सा अगर खाना खा करके चढ़ेंगे तो ज्यादा बताएगा कि कम बताएगा, आप बताइए। भैया अगर खाना खा लेंगे तो आपका वजन बढ़ जाएगा ना। मान लिया आपने 1 किलो खाना खा लिया तो आपका वजन, अब आपके पेट के अंदर 1 किलो और भर गया, यानी आपका वजन 1 किलो ज्यादा हो जाएगा। तराजू की रीडिंग वहां दिखाएगी ना, हाँ 1 किलो ज्यादा हो गया, यानी रीडिंग बढ़ी हुई दिखाएगी ना। हाँ चलिए, अब इसी से ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे खाना खाया था वैसे ही इसको समझिए, मान लिया वो कह रहा है कि सांस अंदर ले ले। सांस अंदर लेने का मतलब क्या है कि सांस अंदर ले ले मतलब बाहर से हवा खींच करके अंदर भर दे। तो ये बताइए, जितनी भी अगर हवा खींचेगा तो हवा का कुछ ना कुछ वजन होगा ना। हवा का कुछ, मैं कहता हूँ भले बहुत थोड़ा सा हो, सरसों के दाने बराबर उसका वजन हो, और थोड़ा हो, लेकिन अगर हवा अंदर खींच रहा है, जैसे खाना खींचा था अंदर वैसे वो हवा खींच रहा है, हवा का कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना। और जब कुछ ना कुछ वजन और जाएगा पेट के अंदर तो रीडिंग बढ़ी हुई दिखाएगा। जैसे खाना खा रहा था उसने हवा खा लिया, सेंसिटिव का मतलब ही समझ में आया। अगर चक्की वाले पर बैठ करके तब लोगे तब हवा, ये हवा का वजन जितना अंदर लिया बहुत कम है तो वहां नहीं दिखाएगा। इसीलिए कह रहा था कि सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यानी थोड़ा सा भी परिवर्तित हुआ एक और रखती तो दिखा देगा रीडिंग, इसको सेंसिटिव तराजू। तो कुल मिलाकर के अगर हवा अंदर खींचेगा तो रीडिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए, प्रक्षालन मशीन वाला लगवा ही चुका आपको। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है क्या काम कम करने में। आप लोग मशीन यूज करते हैं ना कोई भी काम करने के लिए, हाँ यूज करते हैं कि नहीं करते। कहते इसको मशीन से कर लिया जाए। मान लिया पहले क्या करते थे कि हल होता था, बैल होता था, जब खेत को जोतना होता था तो ऐसे आदमी बल लगाता था और खेत जुतता चला जाता था। बैल आगे आगे चले जाते थे, बीच में लकड़ी और लोहे का फार बना होता था, और किसान क्या करता था पीछे ऐसे थे। जो लोग गांव के लोग होंगे या बिहार उहार के लोग होंगे, आज भी ये वहां पर होगा कुछ गाँव में, ठीक है ना। तो क्या करता था किसान ऐसे बल लगाता था और खेत जोता था। चलिए दूसरा चीज, फावड़ा देखे है ना। मान लिया हमको जमीन को खोदना है तो हम क्या करते थे, फावड़ा उठाते हैं और बल लगाते हैं, ऐसे लगाते ऐसे लगाते ऐसे लगाते हैं। या हमको मान लिया कुल्हाड़ी है हमारे पास और कोई पेड़ काटना है तो पेड़ पर कुल्हाड़ी से हम बल लगाते हैं। समझे कि नहीं समझे। हाँ, लेकिन अब क्या आ गई, मशीन आ गई। ऐसे लाइट से लगाए और उस पर थोड़ा सा ऐसे टच किया और पेड़ कट गया। अब उतना ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा। पहले खेत जोतने के लिए किसान ऐसे बल लगाता था, अब आ गया है ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर में थोड़ा तो बल लगा रहा है, उसको घुमाता रहता है ना ड्राइवर, तो थोड़ा लग रहा है। लेकिन जहां इतना ज्यादा लगाना पड़ता था अब बस बहुत थोड़ा बल लगाना पड़ता। अब क्या होता है कि खेत में फावड़ा से पहले क्या करना पड़ता था,
बहुत ज्यादा हमको बल लगाना पड़ता था खोदने के लिए। अब ट्रैक्टर आ गया है, छोटे छोटे ट्रैक्टर आ गए। हमारे लोगों तरफ केले की खेती होती, मेरे यहाँ भी केले की खेती होती। हाँ, तो होता क्या है कि पहले होता था कि फावड़ा से लोग उसको बोना करते थे। अब मशीन आ गई है, उसको ट्रैक्टर बोलते हैं, छोटा सा रहता है, दबाए बस थोड़ा सा बल लगाया और वो खोदा चला जा रहा। तो कुल मिला के किसी भी मशीन का भी काम, मशीन का काम क्या है कि जहां मेहनत ज्यादा लगती थी उस मेहनत को कम कर दिया गया। जहां आपका बल ज्यादा लगता था अब उस बल को कम कर देती है मशीन। ठीक है ना, आप कम बल लगाकर भी उतना ही काम कर सकते। जरा ये बताइए कि मान लिया हमको 10 पेड़ काटना है, हम कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, बाद में हम उसको मशीन से काट रहे हैं। क्या मशीन से काटने पर जो है काम कम हो जाता है क्या? जी नहीं, मशीन से काटने पर काम नहीं कम हो जाएगा। काम तो 10 पेड़ काटना है तो 10 है, उतना है। बस जहां पहले ज्यादा बल लगाना पड़ता था अब कम बल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, मशीन ये करती है। काम कहते हैं ना, जहां ताकत ज्यादा लगानी पड़ती थी मशीन के आ जाने से क्या हो जाएगा कि ताकत कम लगानी पड़ेगी। काम नहीं कम हो जाएगा, काम जितना है उतना ही करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? काम तो जितना है उतना ही करना पड़ेगा, बस ये हो जाएगा ताकत कम लगानी पड़ेगी। ताकत कम लगाने का मतलब क्या है? ताकत कम लगाने का मतलब है कि आपको जो है अरे बल कम लगाना पड़ेगा। ताकत का मतलब बल। ठीक है, चलिए। तो साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। कह रहा है मशीन किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करती है? साधारण कम काम करने में। नहीं भैया, काम जितना है उतना ही रहेगा। 10 पेड़ काटना है तो 10 ही काटना है। ये ऑप्शन गलत है। कह रहा है उतनी ही मात्रा में। चलिए, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने। ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। यानी काम हमको उतनी मात्रा में करना है लेकिन बल कम लगाना है। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैंने यही चीज तो कहा कि मशीन काम को कम नहीं कर देती, काम उतना ही रहेगा, बस मशीन ताकत को कम कर देती है। यानी जहां बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती थी, बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता था, अब हमको ताकत कम लगानी पड़ेगी, अब हमको बल कम लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। चलिए, कह रहा है कि यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हों तो उस घन के किनारे की लंबाई की इकाई क्या हो? घन क्या कहते हैं? देखिए, ये है लेकिन उससे चित्र नहीं बनता। ये तो 4 है, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। घन कहते हैं इसमें ऊंचाई भी होगी। जैसे बस ये है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई घन में क्या होती है? बराबर होती है। चौड़ाई ऊंचाई। जैसे मान लिया संदूक है, तो संदूक में आप देखते होंगे कि 6 सिरे होते हैं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, पूरब पश्चिम। समझे ना? इधर दो, इधर दो और इधर दो, 6 सिरे होते हैं। अगर 6 की नाप बराबर हो तो हम कहेंगे कि क्या है? वो है घन। समझे कि नहीं समझे? क्या होता है वो? घन। तो घन का आयतन क्या है?
का आयतन बराबर होता है मान लिया कि मैंने क्या कहा कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, समझे। दूसरी चीज मैंने क्या कहा कि घन में जो 6 भुजाएं होती हैं, इसको बनाऊं क्या मैं थोड़ा सा, बनेगा ये कुछ ऐसे होता है। ऐसे होता है, हाँ, दस, हाँ, ऐसे देखेंगे तो एक डिब्बे की तरह बन जाएगा। हाँ, चारों कनस्टर है, संदूक है, उसी प्रकार। तो एक ये, उसके सामने ये, एक ऊपर वाला उसके सामने नीचे वाला, एक ये उसके सामने ये, 6 भुजा हो गई। छायु क्या होती है, बराबर होती है घन में। मान लिया किसी एक भुजा की नाप है ए, कितना है ए, तो सारी भुजाओं की नाप ए ही होगी, क्योंकि घन में सभी की भुजा बराबर होती है। अतः अगर एक ही ए है तो सबकी ए ए ए ए ए ए होगी, ठीक है ना। चलिए, तो घन का आयतन ये फार्मूला है, क्या होता है, ए। अच्छा, ये बताइए, कह रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। ये मान लिया एक भुजा आपने निकाल लिया, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई एक भुजा की। मान लिया इस साइड, तो लंबाई भी ए, चौड़ाई भी है, चूंकि सही सब बराबर है, बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ कह रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे ए स्क्वायर। समझे भैया, एक भुजा का ए स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो उसमें 6 भुजा होती है, तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर। याद कर लीजिए, इधर लिख लीजिए, घन का आयतन होता है फार्मूला ए क्यूब, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए स्क्वायर। समझे भैया, ये दो फार्मूला रख लीजिए। और ए क्या होती है, एक भुजा की नाप, चाहे लंबाई, चाहे चौड़ाई, चाहे ऊंचाई, जो चूंकि तीनों बराबर होती है नाप में, ठीक है ना। चलिए, ये फार्मूला है। घन का आयतन ए क्यूब, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो इसमें कह रहा है कि यदि किसी घन के आयतन, बता रहा है किसी घन के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो, तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप बताइए। कह रहा है, इधर देखिए, इन दोनों को आपको पता है, कह रहा है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, यानी कि ए क्यूब बराबर 6a स्क्वायर। ये क्वेश्चन में कह रहा, मैं अपने से नहीं कह रहा, मैंने तो अपने से आपको दो फार्मूला बता दिया कि घन का आयतन क्या होता है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये मैंने आपको बताए हैं, इसको आप रट लीजिए, आगे मैथ में भी काम देगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, यानी ए क्यूब बराबर 6a स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है उस घन के किनारे की लंबाई की माप बताइए। कुल मिलाकर कह रहा है लंबाई कितना होगी, हाँ? कुल मिला के वही एक ही वैल्यू पूछ रहा है। तो ए क्यूब बराबर 6a स्क्वायर, तो यहां से इसको काट सकते हैं, ये पूरा कट जाएगा ना, ए क्यूब
ए बराबर हो जाएगा 6। ए स्क्वायर से इसको काटेंगे तो यहाँ ए बचेगा, तो ए बराबर कितना आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, ये नहीं समझ में आएगा फिर समझा देता हूँ, कंफ्यूज मत होइए। क्वेश्चन में अपने से कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, यानी ए क्यूब बराबर 6a स्क्वायर। ठीक, इधर कर दीजिए ए क्यूब बटा ए स्क्वायर बराबर 6। ठीक है ना, जब इसको करेंगे काटेंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर 6, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी 6। ऑप्शन में कहीं 6 है, ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी। समझे? आवाज तो नहीं आ रही है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा और ज्यादा, इसको लिख लीजिए, ये दो फार्मूला लिख लीजिए बस। और घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है घन का, क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी किसी एक का अगर आप देखेंगे तो लंबाई चौड़ाई गुणा कर दीजिए, यानी ए स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा 6 भुजा है तो 6 गुणा कर दो, एक भुजा का ए स्क्वायर होता है तो इसमें 6 का 6 स्क्वायर हो गया। ठीक, पृष्ठीय से आप कंफ्यूज मत होइएगा। पृष्ठीय के क्षेत्रफल का मतलब जितने पृष्ठ हैं उसके, और पृष्ठ का मतलब वही भुजा है। एक भुजा का ए स्क्वायर तो 6 भुजा है तो 6 स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल तो होता है भुजा स्क्वायर। लिख लिया भैया, इसी को लिख दो। अब इसको दोनों को बराबर कर दो यहाँ पर, और वही ये पूछ रहा है। सबका सॉल्यूशन नीचे दिया होगा क्वेश्चन है, रखिए। मुझे लगता है कि अपलोड नहीं हुआ, क्या समस्याएं आ रही हैं क्वेश्चन के साथ, उसका आंसर भी अपलोड कर देंगे। चलिए कह रहा है दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? क्या कह रहा है? एक k1 है गतिज ऊर्जा, तो हाफ mv1 स्क्वायर, और एक है k2, इसका है हाफ mv2 स्क्वायर। दो चीज कह रहा है कि दो वस्तुएं हैं, दोनों में द्रव्यमान कितना है समान, और उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात कितना है 4:9, यानी 4/9। तो जरा ये बताइए, अगर एक का हमने m लिया तो दूसरे का भी m ले, चूंकि द्रव्यमान समान है। लेकिन इसमें कहीं ये नहीं कह रहा है कि वेग समान है। एक का अगर हमने वेग v1 लिया तो दूसरे का ले लिया v2। अब हमको m पता है, v1 पता है, तो ये बताइए गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ अगर v1 था तो v1 स्क्वायर कर लिया, तो यहाँ v2 था तो v2 स्क्वायर करें, बाकी m तो सेम। चलो कह रहा है दोनों गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, यानी कि अगर हम k1/k2 करें तो कितना है 4/9। तो k1/k2 कितना है हाफ mv1 स्क्वायर अपॉन हाफ mv2 स्क्वायर बराबर कितना है 4/9। भाई k1 की जगह ये लिख देंगे, k2 की जगह ये लिख देंगे। अब इसको काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना? इधर देखिए v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर बराबर कितना बचा है 4/9। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v1/v2 का स्क्वायर
बराबर कितना लिख सकते हैं 4/9। तो V1/V2 कितना लिख सकते हैं √4/9। तो V1/V2 हो जाएगा √4/9 √ इसको ऐसे लिख सकते हैं √4/√9। √4 होता है 2, √9 होता है 3। समझे? तो क्या हो सकता है कुल मिला के यहाँ से अगर देखें, इधर आके देखिए, मेरी थोड़ी प्रस्तुतिकरण ठीक नहीं है। यहाँ हमने निकाला कितना V1/V2 बराबर 2/3। यानी हम क्या लिख सकते हैं V1/V2 बराबर 2/3। यानी कि V1 V2 क्या था, इस वाले का वेग था, और V2 क्या था, इस वाले का वेग था। यानी कि अगर गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है तो वेग का अनुपात कितना होगा 2:3। ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं किया, कह रहा है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है। गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया है दो वस्तुओं का, तो चलिए निकाल लेते हैं गतिज ऊर्जा। मान लिया एक का m है द्रव्यमान और उसका वेलोसिटी है v1, दूसरे का m है वेलोसिटी है v2। m सेम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि द्रव्यमान समान बता रहा है, लेकिन वेलोसिटी तो समान बता नहीं रहा है, तो एक का v1 मान लिया, एक का v2। ये गतिज ऊर्जा हो गया फार्मूले के हिसाब से। कह रहा है गतिज ऊर्जा का अनुपात है 4:9, तो लिख दिया। तो K1 की जगह इसको रख दीजिए, K2 की जगह इसको रख दीजिए, 4/9 V1 ऐसे ऐसे करके V1/2 2/3 लग जाएगा। ठीक, लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे? नहीं लगा पाएंगे, देख लीजिए। उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन बताइए। कह रहा है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है। ये मैंने इसमें बताया था, न्यूटन के प्रथम नियम में मैंने आपको बताया था। प्रथम नियम को क्या कहते थे? जड़त्व का नियम। तो इतना तो क्लियर है कि ये ट्रेन वाला एग्जाम्पल, ये झुकना उकना जड़त्व से रिलेटेड है। ठीक है ना? जड़त्व का नियम। जड़त्व आघूर्ण मैंने कहीं नहीं चर्चा किया था, इसको काट दीजिए। द्रव्यमान का संरक्षण उससे रिलेटेड ही नहीं, बस जड़त्व मैंने बताया था। और जड़त्व में मैंने दो चीजें बताई थी, स्थिरता का जड़त्व और गति का जड़त्व। हाँ, तो अभी क्लियर करते हैं कि इतना तो क्लियर है कि जड़त्व से रिलेटेड है। अब ये स्थिरता का जड़त्व है या गति का जड़त्व है, ये हमको देखना है। स्थिरता का जड़त्व मैंने आपको क्या बताया था कि कोई चीज अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है। जैसे ट्रेन में मैंने आपको बताया था कि रुकी हुई है तो ट्रेन रुके ही रहना चाहती है। हाँ, और ट्रेन पर बैठा आदमी भी रुका ही रहना चाहता है। लेकिन हुआ क्या, ड्राइवर ने ट्रेन पर बल लगा दिया। अब ट्रेन की मजबूरी है, अब उसको जाना पड़ेगा, चूंकि बल लगा दिया गया। लेकिन इंसान पे तो बल लगाया नहीं गया, ट्रेन पर लगाया गया है। इंसान अब भी रुके रहना चाहता है। इंसान चाहता है तो जैसे ट्रेन चलती है इस पीछे की तरफ मुड़ता है, नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये स्थिति जो होती है इसको स्थिरता का जड़त्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्थिर रहना चाहते हैं, रुके रहना चाहते हैं। ठीक ना? और गति का जड़त्व कब होता? जब कहते कि ट्रेन चल रही है, एकाएक रुक गई। हाँ, तो ट्रेन जब चल रही है तो चलते रहना चाहती है, इंसान भी चलते रहना चाहता, लेकिन ट्रेन पर बल लगा करके उसको रोक दिया गया। इंसान आगे को झुकता नहीं, हम जाएंगे, और आगे की तरफ झुकता। हाँ, तो स्थिरता का जड़त्व मतलब स्थिर रहना चाहते हैं, रुके रहना चाहते हैं। और गति का जड़त्व का क्या मतलब होता है? चलते रहना चाहते।
तो यहाँ क्या कह रहा है, ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, यानी कि वो रुका रहना चाहता है। इसे कहते हैं स्थिरता का दौर। समझे कैसे? इसको नोट कर लिया। ऑप्शन नंबर ए। भैया स्मार्ट बोर्ड कब आएगा? अब स्मार्ट बोर्ड की तो अलग ही बात होती है। लेकिन 5 लाख रुपए का खर्च है स्टूडियो बनाने में, कहाँ से मिलेगा? हम तो आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। सवाल समझ में आया? नहीं समझ में आया? बताइए क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि भारी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। नहीं समझे? एक गाड़ी चल रही है, हाँ, अब एक गाड़ी रुकी हुई है। कह रहा है जो गाड़ी चल रही है उसमें कम धक्का देना पड़ेगा। मान लिया किसी ज्यादा स्पीड से उसको चलाना है और एक गाड़ी बिल्कुल रुकी हुई है तो उसको चलाने के लिए ज्यादा धक्का देना पड़ेगा। नहीं बुझाया? नहीं बुझाया? हमारे एक सर थे बड़े मशहूर सर, तो इसी तरह बोला करते दिल्ली में कि बुझाया। जो लोग उनसे पढ़े होंगे वो जानते हैं, बहुत बड़े आदमी, अरबों रुपए हर साल की इनकम और अच्छा पढ़ाते भी। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, साइंस में पढ़ाते हैं। कैसे समझाऊं? अच्छा, साइंस में दिक्कत क्या है ना कि साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन आगे क्या पूछता है। देखिए कह रहा है कि एक गाड़ी है एकदम रुकी हुई है और इसको हमको चलाना है तो धक्का देना पड़ेगा। मान लो कुछ चीज है उसको चलाना है तो हमको पीछे से क्या करना पड़ेगा? धक्का देना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और एक गाड़ी ऑलरेडी चल रही, समझे? तो हम चाहते हैं कि ये लगातार चलती ही रहे, तो इसमें भी हम धक्का मार रहे हैं पीछे, इसमें F, इसमें भी। तो कह रहा है ज्यादा धक्का किसमें मारना पड़ेगा कि किसमें मारना पड़ेगा? एक बार चल दी गाड़ी और तब जो धक्का मार रहे हैं एक बार चली ही नहीं, तब जो धक्का मार रहे, ज्यादा धक्का किसमें? ज्यादा किसमें मारना पड़ेगा? हाँ, और क्वेश्चन में दिया गया है कि ये स्थिति है, ये चल रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर के रुक न जाए, इसलिए पीछे से धक्का लगाए रहा जाए। और ये तो रुकी ही है, इसको भी चलाना है। तो
कह रहा है ज्यादा धक्का इसमें देना पड़ता है, हाँ, जो नहीं चल रही, इसमें बस थोड़ा सा ऐसा टच कर देते हैं वो चलने लगते। आप लोग भी देखे होंगे, मान लिया अगर पेट्रोल खत्म हो जाए, हाँ, तो क्या होता है कि आप जैसे आपकी गाड़ी है तो पीछे से अगर कोई धक्का दे रहा है तो जब तक नहीं चल रही है तो ज्यादा शुरू में देना पड़ेगा। जब एक बार गाड़ी चल जाएगी तब बस थोड़ा थोड़ा देते जाइए, वो चलती चली जाएगी। लेकिन जब बिल्कुल एकदम खड़ी है, पेट्रोल है नहीं, तो पीछे वाले को शुरुआत में ज्यादा धक्का मारना पड़ेगा तब चलेगा, तब आगे बढ़ेगी। और जब एक बार चल दी तब हल्का हल्का बस लगाए रहो, चलती जाएगी। वही चीज यहाँ पे कह रहा है। तो कह रहा है ये ऐसा होता क्यों है, ये तो वो भी कह रहा है कि ये होता है, लेकिन सवाल कह रहा है ऐसा क्यों। मैं बता रहा हूं, मैं जब आपको घर्षण बल पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, घर्षण बल, तो मैंने आपको क्या बताया था, घर्षण बल दो प्रकार का होता है, स्थितिक घर्षण और गतिक घर्षण। मैंने आपको बताए थे, इसीलिए कह रहा हूं कॉन्सेप्ट वाली क्लास देख लीजिएगा तब आपको सब समझ। स्थितिक घर्षण क्या होता है, जब गाड़ी या कोई चीज रुका हुआ होता है तो जमीन उसके ऊपर जो घर्षण लगाती है उसे स्थितिक घर्षण कहते हैं। और जब चल रहा होता है जमीन पर तब जो जमीन उसके ऊपर घर्षण लगाती है, मतलब दोनों बीच जो घर्षण काम करता है उसे गतिक घर्षण कहते हैं। और घर्षण बल मैंने आपको बताया था ना, घर्षण बल गति का विरोध करता है। मान लिया इधर जाना है तो घर्षण बल इसको पूरा प्रयास करेगा, पीछे खींचेगा कि मत जाओ मत जाओगा। घर्षण बल क्या करता है, गति का विरोध करता है। मैंने आपको ये चीजें बताई, हाँ। इसीलिए होता है कि जब आप कोई चीज से ढंगा दीजिए तो एक समय बाद वो जाकर के रुक जाता है, क्योंकि लगातार घर्षण बल लग रहा हो तो घर्षण बल उसका विरोध करता है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, समझे। तो अगर वो आगे जा रही हो तो घर्षण बल उसको पीछे की ओर खींचने का प्रयास करता है, कुल मिलाकर। तो वही चीज है। तो स्थिति का घर्षण और गति का घर्षण मैंने दो चीज बताया था आपसे कि अगर गाड़ी कहीं दो सब चीज ऐसे रखे हुए हैं तो वहां पर भी दोनों के बीच घर्षण काम कर रहा है। ये मत सोचिए वहां नहीं काम कर रहा, तो वहां रुके होने पर जो घर्षण काम करता है उसे स्थितिक घर्षण कहते हैं। और जब दो चीज चल रही होती है जमीन पर, मान लिया कोई चीज, तब भी घर्षण काम करता है, उसे हम कहते हैं गति का घर्षण। समझे। मैंने आपको एक चीज बताया था, वहां ध्यान दीजिएगा, नोट्स पलटिएगा। ये जो स्थितिक घर्षण होता है वो गतिक घर्षण से ज्यादा होता है, बताया था मैंने आपको। यानी कि जब गाड़ी रुकी हुई है तब ज्यादा घर्षण बल काम करेगा दोनों के बीच, सरफेस यानी जमीन और गाड़ी के बीच। और जब गाड़ी चल रही है तो घर्षण कम काम करेगा, समझे। यहाँ घर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ घर्षण बल कम। अगर यहाँ घर्षण बल ज्यादा होगा ये क्या करेगा, गाड़ी को विरोध भी ज्यादा करेगा कि मत जाओ मत जाओ। और यहाँ घर्षण बल कम होगा, ये विरोध भी कम करेगा, विरोध करेगा लेकिन इसकी तुलना में कम करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो पीछे से धक्का मारा जाता है, उसी विरोध को रोकने के लिए तो धक्का मारा जाता है। घर्षण बल तो रोक रहा है कि मत जाओ, रोके हुए, लेकिन पीछे से धक्का मारते हैं, समझे। घर्षण बल के घर्षण बल तो कह रहा मत जाओ मत जाओ, कहते मारते हैं धक्का, नहीं जाएंगे, हाँ। तो जब घर्षण बल की हैसियत समाप्त हो जाती है तो गाड़ी चलने लगती है, हाँ? जैसे आपकी मम्मी ने कहा बेटा वहां ना जा वहां ना जा वहां ना जा, लेकिन आप कहते नहीं जाऊंगा, तो पापा कह रहे नहीं जा जाओ वहां पे, हाँ। तो यानी कि पापा ने मम्मी के विरोध में बोल दिया, पापा मजाक ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के वही है कि अगर आगे बढ़ना है तो हमको ये जो घर्षण बल लग रहा है इससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, इसका प्रतिरोध करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ ज्यादा विरोध कर रहा है घर्षण बल, तो यहाँ ज्यादा धक्का मारना पड़ेगा कि यहाँ ज्यादा धक्का मारना पड़ेगा।
भाई यहाँ घर्षण बल ज्यादा विरोध कर रहा है, यानी अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है, यहाँ ज्यादा धक्का देना पड़ेगा। और यहाँ कम कर रहा है, यहाँ कम धक्का देना पड़ेगा। समझ है ना, समझ आएगी। वही चीज क्वेश्चन में उसने दे दिया था कि यहाँ ज्यादा धक्का देना पड़ता है, यहाँ कम धक्का देना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ घर्षण बल ज्यादा लगता है। घर्षण बल ज्यादा लगने के कारण प्रतिरोध घर्षण बल ज्यादा कर रहा है, प्रतिरोध ज्यादा कर रहा है तो ज्यादा धक्का देना पड़ेगा, अब कर रहा है। तो कुल मिलाकर के स्थिति घर्षण गति घर्षण से ज्यादा होता है। इसलिए तो किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, गलत ऑप्शन। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते, गलत ऑप्शन। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, वही चीज। जब तक गाड़ी चल नहीं रही थी स्थिति घर्षण लग रहा था, गाड़ी चलने के बाद गति घर्षण लगने लगा और गति घर्षण कम होता है, तो वही ऑप्शन नंबर सी। गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, भाई सही बात है। गाड़ी चल गति घर्षण लगने लगता है और गति घर्षण क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे क्रमशः एक्स, वाई और जेड दूरी पर रुकें। तो कह रहा है, चार ऑप्शन दिए गए, एक्स, वाई और जेड में क्या संबंध होगा। चलिए, कह रहा है एक ट्रक है, क्या है, एक है ट्रक, एक है कार और एक है मोटरसाइकिल। तीन चीज है, इनकी गतिज ऊर्जा समान है। गतिज ऊर्जा का मतलब ऊर्जा समान है। मैंने आपको क्या बताया था, ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जिसकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी उसमें कहेंगे कि ऊर्जा ज्यादा है, और जिसकी कार्य करने की क्षमता कम होगी उसमें कहेंगे कि उसमें ऊर्जा कम है। यानी इसी को उल्टा कर देते हैं कि अगर ऊर्जा ज्यादा होगी तो कार्य करने की क्षमता भी ज्यादा होगी, ऊर्जा कम होगी तो कार्य करने की क्षमता भी कम होगी। इतना समझ रहे हैं कि ज्यादा ऊर्जा है तो क्षमता ज्यादा होगी कार्य करने की, और ऊर्जा कम है तो कार्य करने की क्षमता। अब एक स्टेप और समझिए, अगर एक स्थिति ऐसी बन जाए कि ऊर्जा बराबर है तो कार्य करने की क्षमता बराबर होगी। भैया ज्यादा ऊर्जा है तो क्षमता ज्यादा, कम है तो क्षमता कम, अगर बराबर है तो क्षमता बराबर। और वही चीज यहाँ कह रहा है कि ट्रक, कार और मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। गतिज ऊर्जा मतलब ऊर्जा, ऊर्जा समान है, यानी इन तीनों में जो है कार्य करने की क्षमता भी समान है। क्या? कार्य करने की क्षमता। जितना कार्य ट्रक करेगी, जितना कार्य मोटरसाइकिल करेगी, और जितना कार्य कार करेगी, तीनों समान। कुल मिला के तीनों समान मात्रा में कार्य करेंगे। अब इनका कार्य क्या होता है? ये वाहन है ना, दूरी तय करना ही इनका कार्य है। सड़क पर चलना, इनका काम क्या है? सड़क पर चलना ना, कोई पानी भरने का काम थोड़ी करेगा। सड़क पर चलना, ट्रक भी सड़क पर चलती है, कार भी चलती है, मोटरसाइकिल भी चलती है। तो अगर मैंने क्या कहा, तीनों की अगर ऊर्जा समान है तो तीनों समान मात्रा में
काम करेंगे। यानी अब इनका काम क्या है? दूरी तय करना। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि तीनों समान मात्रा में दूरी तय करेंगे। ऊर्जा समान, तो क्या कह सकते हैं? कार्य समान। कार्य समान तो दूरी समान, तय की गई दूरी समान। चूंकि इनका कार्य, इनके कार्य का मतलब है वही जो ये दूरी तय कर रहा है। इसमें कह रहा है यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए। इसको देने का कोई नहीं था, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये लाइन दे दिया गया। कह रहा मान लीजिए चले जा रहे हैं और कोई पीछे से अवरोध कर रहा है, बल लगा रहा है। अवरोधक बल मतलब जो अवरोध करे, जो विरोध करे, समझे कि मत जाओ मत जाओ। कुल मिला के इधर जा रहे हैं तो कुल मिला के कोई अवरोध कर रहा है, रोक रहा है। लेकिन कह रहा है तीनों पर समान मात्रा में ही रोक रहा है। जितना इस पर विरोध कर रहा है उतना इस पर, उतना इस पर, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी 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 दूरी। अगर ये कहता कि नहीं भाई इस पे ज्यादा अवरोध कर रहा है, ये कम दूरी तय कर पाता। लेकिन चूंकि अवरोध समान है तो दूरी समान। ठीक है, अवरोध करने से ये तो हो जाएगा, फर्क इतना तो पड़ जाएगा कि जितना दूरी पहले तय करता उससे कम मात्रा में करेगा। अब जो है चूंकि अवरोध कर रहा है कोई, लेकिन ये है उसमें ये नहीं पूछ रहा है, उसमें कह रहा है जितनी भी दूरी करेगा। मान लिया अवरोध करने के बाद, मान लिया ये कह रहा है पहले ये 12 जाता, अब अवरोध की वजह से ये 10 जा रहा है। ये भी पहले 12 जाता अब 10 ही जाएगा, ये भी पहले 12 जाता अब 10 ही जाएगा, क्योंकि सब पर समान अवरोध है। समझे कि नहीं समझे? तो कुल मिलाकर के इसमें क्या होगा? दूरी समान। वही चीज इसमें कह रहा है कि समान अवरोधक बल लगाएं और वे क्रमशः एक्स वाई और जेड दूरी पर रहें, तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड। कुल मिलाकर कह रहा है अगर ये एक्स दूरी पर रहे, ये वाई पर रहे, ये जेड रहे, तो क्या एक्स वाई और जेड बराबर होगा? बिल्कुल, तीनों 10 होंगे। हाँ, उनको एक्स वाई जेड अलग अलग लिखने का कोई मतलब ही नहीं। एक्स बराबर होगा वाई बराबर होगा जेड, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। समझे? क्यों? ऑप्शन नंबर सी। चूंकि ऊर्जा समान थी उनके अंदर, इसलिए उनकी कार्य करने की क्षमता समान है, और जब कार्य करने की क्षमता समान है तो समान कार्य करेंगे, यानी उनके जो है जो दूरी तय की जाएगी वो समान होगी। और समान अवरोधक बल लग रहे हैं, इसलिए जितना भी फर्क पड़ेगा सब पर समान पड़ेगा। इसलिए ओवरऑल जो फाइनल दूरी निकलेगी वो सबकी सेम निकलेगी। एक्स बराबर वाई बराबर जेड। ठीक, चलो क्या कह रहा है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्या कह रहा है? कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। अगला क्वेश्चन, मैंने आपको क्या बताया था कि घर्षण बल जो है गति का विरोध करता है। हाँ, यानी आगे जाने से रोकता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि चलने के लिए घर्षण बल जरूरी भी है। ये बात सही है कि एक सीमा से ज्यादा अगर घर्षण बल लगेगा तो गति का विरोध करेगा, लेकिन चलने के लिए घर्षण बल मैंने बताया था जरूरी। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो आप चल नहीं पाएंगे, फिसल जाएंगे और फिसल करके गिर जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था। तो वही कह रहा है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों? भैया जो बर्फ होती है ना, बर्फ, उसमें घर्षण कम होता है। जब बर्फ, ये बर्फ है और ये सड़क है,
जो घर्षण हो, हाँ मान लिया दोनों आदमी, तो क्या करें, मान लिया कि आदमी और इस पे समझे। तो वही वो कह रहा है कि ये बर्फ है, ये सड़क है। एक चीज इतना जान लीजिए, जो बर्फ पर घर्षण होता है कम होता है सड़क पर घर्षण। इतना आप पक्का जान लीजिए। और मैंने आपको क्या बताया था कि चलने के लिए घर्षण बल जरूरी, चलने के लिए घर्षण बल क्या है, जरूरी है। इस पर कम है, इस पर ज्यादा है, हाँ तो स्वाभाविक है कि इस पे चलना मुश्किल होगा क्योंकि इस पे कम है और जरूरी है चलने के लिए, और इस पर नहीं सकते। चलने के लिए घर्षण बल जरूरी है। जहां बढ़िया घर्षण बल मिलेगा वहां ज्यादा अच्छी तरीके से चलना। बढ़िया घर्षण बल इस पर मिलेगा तो इस पर ज्यादा अच्छे से चल पाए, इस पर बढ़िया घर्षण बल नहीं मिलेगा, इस पर अच्छे से चल नहीं पाएंगे। वही चीज कह रहा है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम है। ऑप्शन नंबर 2।